अस्सलाम वालेकुम। लेट्स क्विकली रिवाइज कि हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे। इन द मीन टाइम बाकी लोग भी आ जाएंगे तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट, जो हमने आखिरी बात की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट टेंशन लोडेड वोल्टेज जॉइंट्स, और उसके अंदर हमने कहा था कि टेंशन लोडेड वोल्टेज जॉइंट्स होते हैं, उसमें दो तरह के लोड फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक आपका प्री लोड होता है, ठीक है, जो सिस्टम पे एक्ट कर रहा होता है, और प्री लोड एक्ट्स ऑन द बोल्ट एंड द मेंबर्स, ठीक है, दोनों के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। प्री लोड जो होगा आपका, वो बोल्ट को टेंशन में लेकर जाता है और मेंबर्स को कंप्रेशन में लेकर जाता है, ठीक है। उसके साथ में देयर कैन बी एक्सटर्नल लोड एक्टिंग ऑन द सिस्टम। वो एक्सटर्नल लोड मेंबर्स के ऊपर भी एक्ट करेगा, उसका कुछ पार्ट, और उसका कुछ पार्ट बोल्ट के ऊपर एक्ट करेगा। प्री लोड मेंबर्स और बोल्ट के ऊपर बराबर होता है, बट एक्सटर्नल लोड इज डिवाइडेड बिटवीन द बोल्ट एंड द मेंबर्स, और उसका जो रेशियो होता है, किस रेशियो पे डिवाइड हो रहा है, वो हमने निकाला था यूजिंग द स्प्रिंग एनालॉजी। तो हमने कहा था कि अगर मुझे बोल्ट की स्टिफनेस और मेंबर की स्टिफनेस पता है तो वी कैन लुक फॉर द amount of load borne by the members and the bolt. ठीक है, the total load P is equals to PM plus PB. PM is the load on the members and PB is the load on the bolts. सही है। इफ वी नो दिस, तो हम लोगों ने अगली बात ये की थी कि हम जो फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि PB निकालने के लिए है KB डिवाइड बाय KB प्लस KM, दिस फैक्टर वी कैन कॉल C. C is called the stiffness constant and this is an important factor for us. इस फैक्टर की वैल्यू को हम टिपिकली छोटा रखना चाहते हैं ताकि आपका बोल्ट के ऊपर लोड कम आए, ठीक है। जितना कम बोल्ट के ऊपर लोड आएगा उतना कम चांस है कि बोल्ट आपका फेल होगा, सही। एक हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें उन्होंने डिफरेंट एक बोल्ट लेके फॉर स्टील मेंबर्स उन्होंने डिफरेंट ग्रिप लेंथ्स के लिए आपको सी की वैल्यूज निकाल के दिखाई थी कि एक्चुअली कितना रेशो है जो कि बोल्ट बोन बेयर करेगा, और दैट वाज कमिंग आउट टू बी फेयरली लो इन दिस पर्टिकुलर केस। तो 0.168 यानी 16.8% लोड जो है वो बोल्ट के ऊपर आ रहा है, और फाइनल केस में सिर्फ 11% बोल्ट के ऊपर लोड आ रहा है, ठीक है। फिर if we know the external load and the preload, so we can find out the total load acting on the bolt and the total load acting on the members. सही, तो सिर्फ हमने सम कर दिया प्री लोड को और एक्सटर्नल लोड को, और क्योंकि बोल्ट के ऊपर दोनों चीजें टेंशन में, दोनों ऐड हो रहे हैं, बट मेंबर्स के ऊपर क्योंकि एक्सटर्नल लोड टेंशन में है और प्री लोड कंप्रेशन में है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, कंप्रेसिव फोर्स को हमने नेगेटिव लिया है। यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला था कि दिस FM नीड्स टू बी ऑलवेज लेस देन जीरो, क्योंकि अगर इफ दिस इज नॉट जीरो, इफ दिस इज नॉट लेस देन जीरो, दिस मींस कि आपके पास कोई क्लैंपिंग फोर्स नहीं है जो कि मेंबर्स को होल्ड कर रही है। अगर क्लैंपिंग फोर्स नहीं होगी तो ये जॉइंट सेपरेट हो जाएगा, जॉइंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और इस कंडीशन के अराउंड हम ना एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी डिजाइन करेंगे अभी हम, ठीक है। तो वी विल लुक एट दैट एज वेल। तो फाइनली हमने ये बात की थी कि हम प्री टेंशन को मेजर करने के लिए, यानी प्री लोड को मेजर करने के लिए, वी कांट एक्चुअली मेजर द इलोंगेशन इन द बोल्ट वेरी इजीली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोल्ट के टॉर्क को रिलेट कराते हैं टेंशन के साथ, ठीक। तो उसके लिए वी यूज द इक्वेशन फ्रॉम ACME पावर स्क्रू। हमने उसी इक्वेशन को डायरेक्टली यूज कर लिया था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने उस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा। इस इक्वेशन के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर चीज आ रही है, दिस वी कॉल एज अ फैक्टर के, ठीक है। अब के बहुत सारी चीजों का फंक्शन है, वो मीन डायमीटर का फंक्शन है, वो मेजर डायमीटर का फंक्शन है, वो लीड एंगल का फंक्शन है, हाफ ऑफ द थ्रेड एंगल का फंक्शन है, फ्रिक्शन का फंक्शन है, ठीक है, और प्री लोड का भी फंक्शन, ये ठीक है, फ्रिक्शन का फंक्शन है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट वी कॉल एज के, सही। और तो इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है एज टॉर्क इज इक्वल टू के टाइम्स द प्रीलोड मल्टीप्लाइड बाय द मेजर डायमीटर ऑफ द बोल्ट। अब अगर हमने एक्चुअल वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करनी है तो हमें ये इक्वेशन 8-26 से एक्चुअल वैल्यू ऑफ द के निकालनी पड़ेगी, सही। हमें क्या पता होना चाहिए के निकालने के लिए, हमें बेसिकली मेजर डायमीटर पता होना चाहिए। अगर हमें मेजर डायमीटर पता है तो हम बाकी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। हमें फ्रिक्शन भी पता होना, अगर हमें फ्रिक्शन पता है और मेजर डायमीटर पता है तो वी कैन कैलकुलेट DM, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा। अल्फा इज ऑलवेज 30 डिग्रीज फॉर बोल्ट्स। फ्रिक्शन हमें पता होगी तो हमें निकालना पड़ेगा DM और लैम्डा, और उससे हम बाकी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। एक हमने कहा था
और मेथड है कि उसमें हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं के को। तो अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बोल्ट के बारे में तो वी कैन जस्ट अज्यूम द बोल्ट टू बी टू हैव अ वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू 0.2। लेकिन हमें बोल्ट की अगर कोई कंडीशंस पता है कि बोल्ट लुब्रिकेटेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिंक प्लेटेड है, तो उसके लिए वैल्यूज ऑफ टिपिकल वैल्यूज ऑफ के यहाँ पे स्टेटेड है, हम ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं। दीज आर अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। इन अप्रोक्सीमेशंस को यूज करते हुए यू कैन गेट an idea about the torque you need to apply. This is not going to be exact, ठीक है। इससे बेहतर रिजल्ट आपको निकल के आएगा जब आप एक्चुअल 8-26 इक्वेशन यूज करें, सही। बट बोथ द मेथड्स आर एप्लीकेबल। फास्ट सॉल्यूशन हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं 8-27 से, जिसमें हम के की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इस चीज से रिलेटेड हमने अभी एक एग्जांपल करनी है और उस एग्जांपल के बाद हमने एक फाइनल अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का टॉपिक देखना है और उसके बाद वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू एग्जांपल ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी एंड देन वी आर डन विद दिस टॉपिक। तो अब अगर हम इस वाली एग्जांपल को देखें, इस एग्जांपल में हमें क्या क्या पता है। हमें उन्होंने एक बोल्ट बताया हुआ है, ये एग्जांपल अमेरिकन स्टैंडर्ड बोल्ट की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशनल बोल्ट की बात हो रही है, बट द मेथड रिमेन्स द सेम, चाहे आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड का बोल्ट हो या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी मीट्रिक स्टैंडर्ड का बोल्ट हो। तो उन्होंने हमें बताया हुआ क्या है, उन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हमारे पास एक बोल्ट है जिसका मेजर डायमीटर जो है दैट इज 3/4 इंचेस, तो डी इज 3/4 इंचेस। अच्छा, उसके साथ उन्होंने हमें बताया हुआ है कि देयर आर 16 थ्रेड्स पर इंच, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम में नेमिंग कन्वेंशन जो होती है उसमें थ्रेड्स पर इंच बताते हैं, विच इज एक्चुअली द इनवर्स ऑफ पी, तो पी बिकम्स 1/16। उन्होंने हमें लेंथ भी बताई हुई है, बट वी डू नॉट एक्चुअली नीड द लेंथ राइट नाउ, हमें लेंथ की जरूरत नहीं है, तो बट द लेंथ इज ऑल्सो गिवन। उन्होंने हमें मटेरियल का ग्रेड बताया हुआ है, ठीक है, तो मटेरियल ग्रेड इज SAE ग्रेड 5, तो SAE का जो टेबल होगा वो देखना पड़ेगा। एक्सटर्नल लोड P इज 6 किलो पाउंड, प्री लोड इज 25 किलो पाउंड, और उन्होंने हमें KB और KM दोनों बता दिए। तो बोल्ट की स्टिफनेस और मेंबर की स्टिफनेस उन्होंने हमें पहले से बता दिया। करना हमें क्या है, करना हमें यह है कि हमें स्ट्रेस चेक करना है बोल्ट का अंडर द प्री लोड, यानी सिर्फ 25 किलो पाउंड की फोर्स के अंदर, और सर्विस कंडीशन में जब एक्सटर्नल लोड भी अप्लाई हो रहा है बोल्ट का स्ट्रेस चेक करना है, ठीक है। और उसको उसकी प्रूफ स्ट्रेंथ के साथ इन दोनों को कंपेयर करके देखना है कि प्रूफ स्ट्रेंथ से कितना कम है, ठीक, जस्ट टू सी कि हमें पता चल जाए कि हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो नहीं कर रहे कहीं अपने बोल्ट की। अच्छा, ये वाली चीज हो गई। हम लोग बोल्ट्स के स्ट्रेसेस को जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वी टॉक अबाउट टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द बोल्ट्स। पावर स्कूल्स में हम बहुत सारे स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर रहे थे, बट बोल्ट्स के केस में वन ऑफ द टिपिकल फेलियर्स ऑफ द बोल्ट इज ड्यू टू ओवरलोडिंग। जब हम यानी एक्सटर्नल लोड बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं ना, उस केस में आपका बोल्ट फ्रैक्चर होने का चांस होता है। तो एक बोल्ट के केस में जो बहुत जरूरी आपका स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। तो हम लोग बोल्ट के केस में टेंसाइल स्ट्रेस निकाल के देखेंगे, विच इज इजी फॉर अस, F/A करना होता है। तो हमें टेंसाइल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें टेंसाइल स्ट्रेस का एरिया चाहिए होगा। टेंसाइल स्ट्रेस का एरिया हमें डायरेक्टली जो बोल्ट के स्टैंडर्ड्स के टेबल से ना, इनिशियल टेबल्स थे 8-1 8-2, 8-1 जो था हमारा मैट्रिक बोर्ड्स के लिए था और 8-2 हमारा यूनाइटेड नेशनल बोर्ड्स के लिए था, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड की बोर्ड्स। हम अमेरिकन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, हम 8-2 में गए, हमने अपने मेजर डायमीटर के अगेंस्ट 80 चेक कर लिया, द 80 टर्न्ड आउट टू बी 0.373 इंच स्क्वायर्ड, ठीक है। हमने प्री लोड के अंदर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो प्री लोड की फोर्स डिवाइडेड बाय 80 कर दिया, बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं हम लोग, से फोर्स डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेस एरिया कर रहे हैं। अगर हमें सर्विस कंडीशन में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल लोड का कितना फ्रैक्शन है जो कि बोल्ट के ऊपर लग रहा है। उसके लिए मैं स्टिफनेस कांस्टेंट निकालना है C, ठीक है। इस केस में स्टिफनेस कांस्टेंट इज नॉट स्मॉल, इट इज 0.32, तो बड़ी वैल्यू आ रही है। टिपिकल गुड वैल्यूज आर 2.2 और लेस, सही है। C पता चल गया, तो बोल्ट की टोटल फोर्स हम निकाल सकते हैं। बोल्ट की टोटल फोर्स आ जाएगी बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्लस द प्री लोड। तो बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स इज C मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एक्सटर्नल फोर्स, सही है। तो बोल्ट की हम लोग टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, इसको हम डिवाइड करा दें टेंसाइल स्ट्रेस एरिया से,
तो हम लोग बोल्ट के ऊपर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सही है। बोल्ट का स्ट्रेस टर्न्स आउट टू बी 72 किलो psi। अब हमारे पास बोल्ट का प्री लोड की कंडीशन में भी स्ट्रेस आ गया और बोल्ट का हमारे पास सर्विस कंडीशन में भी स्ट्रेस आ गया। वी नीड टू कंपेयर दिस टू द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। और प्रूफ स्ट्रेंथ निकालने के लिए वील नीड टू गो बैक टू टेबल A-9। ये वाला टेबल है। इस टेबल में SAE ग्रेड 5 का जो हमारा मटेरियल है उसकी हमें चेक करनी है वैल्यू। तो SAE ग्रेड 5 इज दिस वन। SAE ग्रेड 5 की प्रूफ स्ट्रेंथ इज 85 किलो psi। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज आ गई हैं। उनसे वी कैन गो अहेड एंड वी कैन कैलकुलेट आवर परसेंटेज डिफरेंसेस बिटवीन द प्रूफ स्ट्रेंथ एंड द स्ट्रेस वैल्यू। बेटा मुझे 1 मिनट दो। आई नीड टू डू समथिंग। 1 मिनट ओनली प्लीज। जी। तो हम ये कह रहे थे कि हमने अपने बोल्ट का प्रूफ लोड भी निकाल लिया और दो डिफरेंट कंडीशंस में उसके स्ट्रेसेस भी कैलकुलेट कर लिए। ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं अपने बोल्ट के स्ट्रेसेस का फ्रॉम द प्रूफ स्ट्रेंथ, वी कैन कैलकुलेट इट वेरी सिंपली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग परसेंटेज डिफरेंस, अगर लेट्स से कि हम परसेंटेज डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं पहले वाले केस का, तो हम एक केस को देखें। तो परसेंटेज डिफरेंस बिकम्स 85 which is a proof strength minus 67.02 divided by 85, because हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रूफ स्ट्रेंथ से दोनों कितने कम है। तो हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू, हमारी नॉमिनल वैल्यू बिकम्स अ प्रूफ स्ट्रेंथ and we can multiply by this by 100 to convert it to percentage. If you calculate this thing, this turns out to be 21%. ठीक है। अगर हमें सेकंड वाले केस के लिए निकालना है तो we will replace 67 with 72 and we can calculate the percentage difference between the proof strength and the service stress of the bolt. सही हो गया। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हमने ये तो निकाल दिया। उसके बाद वो हमें कह रहे थे प्लीज ऑल्सो कैलकुलेट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू अचीव द प्री लोड। दो तरीके से उन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें कहा है कि आप प्री लोड को जरा कैलकुलेट, टॉर्क को कैलकुलेट करें 8-27 से। 8-27 वो इक्वेशन है जिसमें हम k की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मेथड से कैलकुलेट करें और फिर जो एक कंप्लीट फॉर्मूला है k का वो भी जरा सॉल्व करें एंड देन लेट्स सी कि दोनों कंपेरेबल है कि नहीं। इन्होंने कंपैरिजन हमें बोला नहीं है करने का, बट वी कैन एक्चुअली कंपेयर आवरसेल्व्स। फ्रिक्शन के फैक्टर्स उन्होंने हमें दोनों दे दिए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स ऑफ द थ्रेड्स एंड द कॉलर आर 0.15। सही है। तो दोनों चीजें हमें पता है। लेट्स गेट बैक टू पार्ट बी। पार्ट बी में आ जाते हैं फिर से। ओके। 8-27 इक्वेशन है। हमने ये कहा था कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर बोल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बताई भी हो कि बोल्ट कोई प्लेटेड बोल्ट है या फिर लुब्रिकेटेड बोल्ट है, तो उस टेबल से हम लोग पिक कर सकते हैं के की फैक्टर। अगर कुछ भी नहीं पता, वी कैन अज्यूम के टू बी 0.2। तो हमें वी हैड नो इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, तो वी आर अज्यूमिंग के टू बी 0.2। प्रीलोड हमें पता है कि वी वांट अ प्रीलोड टू बी 25 किलो पाउंड। ये हमें क्वेश्चन में स्टेटेड था प्रीलोड कितना है। मेजर डायमीटर हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 3/4 इंचेस। के हमने अज्यूम कर लिया। तो वी कैन फाइंड आउट द टॉर्क नीडेड टू एक्चुअली अचीव दिस मच प्रीलोड। तो दैट टर्न्स आउट टू बी 3750 पाउंड फोर्स इंच। अब अगर आपके पास मेट्रिक बोल्ट होता तो आपके पास प्रीलोड की वैल्यू न्यूटन्स में आ रही होती। आपके पास डायामीटर आइदर आप मीटर्स में रखते या मिलीमीटर्स में रखते। तो अगर आप डायमीटर लेट से मिलीमीटर में रखते तो आपका टॉर्क निकल के आ जाता न्यूटन मिलीमीटर। अगर आप डायमीटर को मीटर में रखते तो आपका टॉर्क निकल के आ जाता है इन न्यूटन मीटर। तो द फॉर्मूला डजंट चेंज विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर यूजिंग। ठीक है। तो आप सेम चीज यूज कर सकते हैं अगर मेट्रिक बोल्ट भी होगा तो। दूसरा वाला काम हमें क्या करना है पार्ट सी के अंदर। पार्ट सी के अंदर हमें बोला कि जरा 8-26 यूज कीजिए एंड
calculate the actual value of k with the detailed formula. अब इस फॉर्मूला में हमें ये नजर आ रहा है कि हमारा k बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक, आपका k डिपेंडेंट है dm के ऊपर, आपका k डिपेंडेंट है d के ऊपर, मीन डायमीटर, आउटर डायमीटर, लीड एंगल, थ्रेड एंगल, फ्रिक्शन फैक्टर्स हैं 2 किस्म के. ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. इनमें से कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता है. फ्रिक्शन फैक्टर्स दोनों में पता है, मेजर डायमीटर पता है, और अल्फा इज ऑलवेज 30 डिग्रीज फॉर अ बोल्ट. अगर ACME थ्रेड्स होंगे ना, उसके अंदर अल्फा डिफरेंट होता है. तो ये फॉर्मूला, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला हमने वहां से उठाया है, तो ACME थ्रेड्स के अंदर अल्फा इज एक्चुअली 14.5 डिग्रीज. अभी नहीं है, अभी हमारे केस में अल्फा 30 डिग्रीज है बोल्ट्स के लिए. बोल्ट का जो थ्रेड एंगल होता है 2 अल्फा, दैट इज ऑलवेज 60 डिग्रीज, तो उसका हाफ इज 30 डिग्रीज. राइट, तो हम लोग आगे चलते हैं. हमें करना क्या, हमें लैम्डा भी निकालना है और हमें मीन डायमीटर भी निकालना है. ठीक, मीन डायमीटर निकाल सकते हैं हम यूजिंग द एवरेज ऑफ द रूट एंड द मेजर डायमीटर, और लैम्डा हम निकाल सकते हैं यूजिंग L अपॉन पाई dm. L इज द लीड और dm हमने यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. लीड वाज के एक रेवोल्यूशन के अंदर आपका नट और बोल्ट कितना रिलेटिव ट्रेवल करते हैं. ठीक है, तो दैट वाज NP. N was the number of parallel threads, P was the pitch. हमें इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ पैरेलल थ्रेड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट वन. स्टैंडर्ड बोल्ट्स जो होते हैं ना, दोज यूजुअली हैव अ सिंगल पैरेलल थ्रेड. एक ही सिंगल हेलिक्स होता है उनके अंदर, नॉर्मल बोल्ट्स के अंदर. ठीक है, पैरेलल मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होते नॉर्मल. तो N becomes 1. P is the pitch. Pitch is the inverse of the number of threads per inches. तो हमें क्वेश्चन के अंदर 16 threads per inches अवेलेबल थे, तो 1/16 किया, लीड निकल के आ गई 0.0625 इंचेस. ठीक, तो अब हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है. अब वी कैन गो अहेड एंड वी कैन एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग. एक चीज रह गई है, हमें DR निकालना है, कि DR हमें नहीं पता कैसे निकालना. तो DR निकालने के लिए मैंने यहाँ पे जो इनिशियल टेबल्स थे ना आपके, वो यहाँ पे प्लेस कर दिए, जस्ट टू शो यू कि DR कैसे निकलेगा. DR आप निकाल सकते हैं. देखिए, ये मेट्रिक का टेबल है, ये अमेरिकन सिस्टम का टेबल है. तो अमेरिकन सिस्टम के लिए DR का फॉर्मूला हाईलाइटेड है और मेट्रिक सिस्टम के लिए DR का फॉर्मूला हाईलाइटेड है. दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है. तो जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहा है, उसका DR का फॉर्मूला आपने यूज करना पड़ेगा. इस केस में हम अमेरिकन बोल्ट की बात करें, तो इधर से हमने DR का फॉर्मूला पिक कर लिया. इस फॉर्मूले के अंदर पिच प्लग इन करनी है. पिच हमने निकाली थी 1/16. पिच प्लग इन करेंगे, आप DR निकाल सकते हैं. तो हम अगर DR कैलकुलेट करें, पिच को हमने डाला है 1/16 which is 0.0625. तो DR comes out to be 0.6688. DR पता चल गया. D हमें पहले से पता है, हम DM निकाल सकते हैं. DM पता चल गया तो हम टेंजेंट लैम्डा निकाल सकते हैं. इस क्वेश्चन में वी डोंट एक्चुअली नीड टू कैलकुलेट लैम्डा डायरेक्टली, क्योंकि हमें सिर्फ टेंजेंट लैम्डा की जरूरत है. तो वी कैन डायरेक्टली जस्ट कैलकुलेट टेंजेंट लैम्डा. एहसन पूछो बेटा. सर इसमें D माइनस P क्यों लगा रहे हैं DR निकालने के लिए? बेटा वो पावर स्क्रूज में होता है. पावर को अच्छा अलग रहेगा. सही हाँ ना, इसकी स्क्वायर प्रोफाइल तो नहीं है ना, ये तो बोल्ट की प्रोफाइल है ना. ओके सर. ट्रायंगुलर प्रोफाइल जो इनिशियल हमने स्टडी की थी. ओके सर. सही है. तो पावर स्क्रूज में स्क्वायर प्रोफाइल या ACME प्रोफाइल होती है, और बोल्ट्स के अंदर वो ट्रायंगुलर प्रोफाइल होती है जो हमने इनिशियली देखी. तो उस केस में अलग फॉर्मूला होता है DR. सही है. टेंजेंट लैम्डा निकल आया. DR से हमने DM निकाल लिया. We just need to now apply the formula. K की कंप्लीट वैल्यू इसके अंदर हम प्लग इन कर सकते हैं. ठीक है, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में. अब we simply need to plug everything in. ठीक है, मैंने इसमें सिर्फ सारी वैल्यूज लिख दी और कुछ भी नहीं किया. प्री लोड हमारा 25 किलो पाउंड था. ठीक है, मेजर डायमीटर 3/4 है. आपके पास DM 0.7 है. आपके पास टेंजेंट लैम्डा 0.028 है. फ्रिक्शन फैक्टर्स 0.15 है. ठीक है, तो वी प्लग एवरीथिंग इन दैट. सब कुछ प्लग इन कर दिया. एंड एक इसमें इनफैक्ट मुझे भी गलती नजर आ गई. वो गलती सिर्फ लिखने की गलती है. वो ये है कि दिस इज 0.15 नॉट 0.75. ठीक है, ये फ्रिक्शन फैक्टर है 0.625 FC, तो दिस इज 0.15. ओके, तो वी कैन जस्ट सॉल्व इट एंड वी कैन कैलकुलेट अवर रिजल्ट. ठीक,
हमने जब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज किया था तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला से हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही थी 3750 पाउंड फोर्स इंच। तो दीज आर एक्चुअली वेरी क्लोज, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो अगर हम इनके वेरिएशन निकालें ना, तो अगर मैं स्टैंड जो कम एक्चुअल फॉर्मूला डिटेल्ड वाला इसको मैं नॉमिनल वैल्यू रखूं तो 3551 माइनस 3750 डिवाइड बाय 3551 अगर मैं करूं तो मेरे पास जो डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज 5.6%। तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुई when we actually used a very simplified approximate formula, ठीक है, सिर्फ 5% की वेरिएशन आई। और क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं कि हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टीज रख रहे होते हैं, तो उसके अंदर ही नॉर्मली ये वैल्यू आ जाती है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है बिटवीन द एक्चुअल टॉर्क रिक्वायरमेंट एंड द टॉर्क रिक्वायरमेंट फ्रॉम द सिंप्लीफाइड फॉर्मूला। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, वी कैन आंसर इट एट द एंड। अभी हमने क्या काम करना है? अभी हमने ये काम करना है कि हमें ये देखना है कि बोल्टेड जॉइंट्स के ऊपर हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या हो सकते हैं। हम नॉर्मली फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ते हैं यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हमारा स्टैंडर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि हम लोग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द स्ट्रेस करते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हम अगर बोल्ट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाह रहे हैं तो हमें बोल्ट का स्ट्रेस चाहिए होगा, बोल्ट की स्ट्रेंथ चाहिए होगी, ठीक है। हम लोग प्रूफ स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट दीज फैक्टर्स, बिकॉज हमने ये प्रूफ स्ट्रेंथ को ये डिफाइन किया है। प्रूफ स्ट्रेंथ वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअली प्लास्टिसिटी इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर एक्चुअली आपका मटेरियल सिग्निफिकेंटली प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका होता है। तो इनिशिएट करने का जो पॉइंट है जहाँ पे प्लास्टिसिटी इनिशिएट हो रही होती है, दैट इज प्रूफ स्ट्रेंथ, सही है। तो प्रूफ स्ट्रेंथ से हम सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे बोल्ट। तो प्रूफ स्ट्रेंथ divided by the actual stress in the bolt, actual stress is the total force in the bolt divided by the tensile area। तो ये बोल्ट के ऊपर एक्सटर्नल लोड आ गया, प्री लोड आ गया, ऐड करा दिया तो टोटल लोड आ गया, डिवाइड बाय द टेंसाइल स्ट्रेस एरिया ऑफ द बोल्ट, वी गेट आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इस यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहूंगा तो मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि मैं रीराइट कर रहा हूं अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा, जस्ट लाइक दिस। वी आर ट्राइंग टू से हियर कि मैं अपने स्ट्रेस को किस फैक्टर से इंक्रीज करूं कि मेरी प्रूफ स्ट्रेंथ रीच हो जाए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा करंट कोई स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस कितना और बढ़ सकता है until my bolt deforms plasticity, ठीक है। तो जिसका ये मतलब है वैसे। अब स्ट्रेस के अंदर दोनों चीजें आ रही हैं, स्ट्रेस के अंदर आपका प्री लोड भी आ रहा है और स्ट्रेस के अंदर आपका सर्विस लोड है, एक्सटर्नल लोड भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं कि मैं सिर्फ ये देखना चाहूं कि मैं मेरा एक्सटर्नल लोड कितना बढ़ सकता है, मैं सिर्फ अगर एक्सटर्नल लोड को स्टडी करना चाह रहा हूं कि मेरे एक्सटर्नल लोड में कितना अलाउंस है, कि मेरा एक्सटर्नल लोड किस फैक्टर से इंक्रीज हो सकता है until my bolt plastically deforms, उसके लिए we have another factor of safety, load factor of safety। अब इसको देखें थोड़ा सा और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हमने कहा कि दिस इज एक्चुअली माई स्ट्रेस, ठीक है, मेरा बोल्ट का स्ट्रेस है। तो मैं कह रहा हूं कि बोल्ट का स्ट्रेस मेरी स्ट्रेंथ के बराबर कब होगा, ठीक है, वो मैं निकालना चाह रहा हूं। मैंने प्री लोड को कुछ भी नहीं किया, तो प्री लोड इज द नॉर्मल प्री लोड। मैंने एक फैक्टर अप्लाई किया है अपने एक्सटर्नल बोल्ट लोड के साथ। तो ये मेरा एक्सटर्नल बोल्ट लोड है सीपी, सीपी के साथ मैंने एक फैक्टर एनएल अप्लाई मल्टीप्लाई किया। ये एनएल ये शो कर रहा है कि मैं अपने एक्सटर्नल लोड को इतना इंक्रीज कर सकता हूं कि मेरा प्रूफ स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेस हो जाए। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मैं सिर्फ अब एक्सटर्नल लोड की बात कर रहा हूं। पहले वाले केस में हम टोटल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो टोटल स्ट्रेंथ के अंदर मैं एफ आई भी इंक्रीज कर सकता हूं, मैं पी भी इंक्रीज कर सकता हूं। लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी में
वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि हम अपने अप्लाइड लोड को, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को कितना इंक्रीज कर सकते हैं अंटिल आवर बोल्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म। तो दोनों के मतलब ना डिफरेंट है, दोनों बोल्ट की प्लास्टिसिटी को शो करा रहे हैं, बट दोनों के एक्चुअल मीनिंग जो है, दोनों का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। पहला वाला टोटल स्ट्रेस की बात कर रहा है और दूसरा वाला सिर्फ एक्सटर्नल लोड की बात कर रहा है। तो दूसरे वाले के अगर मैं इक्वेशन को रीअरेंज करके एनएल निकाल लूं तो NL turns out to be this equation 8-29। अब इस इक्वेशन के अंदर फैक्टर्स, सॉरी फैक्टर्स हमारे सेम है, आई प्रेस द रॉन्ग बटन, जस्ट अ सेकंड। फैक्टर्स हमारे वही है, हमारी स्ट्रेंथ भी आ रही है, हमारा टेंसाइल एरिया भी आ रहा है, मेरा FI भी आ रहा है, मेरा C भी आ रहा है, मेरा P भी आ रहा है, विच इज द सेम एज 8-28। सारे सेम फैक्टर्स हैं बट द फॉर्मूला इज कंप्लीटली डिफरेंट। इस फॉर्मूले का पर्पस, इन दोनों फॉर्मूला का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। सही। एक तीसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने देखना है। वो तीसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट रिलेटेड टू द बोल्ट्स, दैट इज रिलेटेड टू द मेंबर्स। हमारे बोल्ट का पर्पस ये है कि हम अपने मेंबर्स को क्लैंप करके रखें, ठीक है। और क्लैंप बोल्ट्स कब रहेंगे, हमने बोला था जब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर्स इज एक्चुअली लेस देन 0। हमने कहा था आपका जो भी FM है, FM नीड्स टू बी लेस देन 0। सही। FM क्या होता है आपके पास, FM इज इक्वल्स टू PM minus FI। PM is the external load on the members and FI is the preload। ठीक। तो this entire thing is your external member force। अब हम क्या कह रहे हैं, हम इसमें भी सेम काम कर रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि अगर मैं इस पूरी चीज के साथ यहां पर एक फैक्टर मल्टीप्लाई करा दूं N0, which is trying to show you कि ये फैक्टर मैं कितना इंक्रीज कर सकता हूं कि मेरी ये इक्वेशन जो है ये 0 के बराबर हो जाए। 0 के बराबर होने से क्या होगा, अगर ये फोर्स 0 के बराबर हो गई, इसका मतलब है कि आपकी क्लैंपिंग फोर्स जो कि मेंबर्स को होल्ड किए हुए है वो फोर्स खत्म हो गई। वो फोर्स खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि आपको जॉइंट ओपन हो गया है। इसको हम जॉइंट सेपरेशन फैक्टर कह रहे हैं। तो दिस इज द फैक्टर जिससे आपका जॉइंट खुल जाएगा, जॉइंट सेपरेट हो जाएगा, आपके मेंबर्स आर फ्री टू गो देयर ओन वे, दे आर नो लॉन्गर क्लैम्प्ड टुगेदर। सही है। तो ये निकाला हुआ हमने ऐसे है कि हमने कहा कि हम P को किस फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हैं कि मेरा जॉइंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाए। तो हमने उस जॉइंट की फोर्स जो आ रही थी, मेरी मेंबर फोर्स आ रही थी, उसको 0 के इक्वल पुट किया, सिस्टम को रीअरेंज किया, इक्वेशन को रीअरेंज किया टू कैलकुलेट N0। एंड N0 इज अ फैक्टर व्हिच इज टेलिंग अस कि आपका जॉइंट कब सेपरेट होगा। NL इज द फैक्टर व्हिच इज टेलिंग अस कि मैं अब NL और N0 दोनों P पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो C इज जस्ट अ कांस्टेंट फॉर मी, राइट। C तो मेरा कांस्टेंट है ना, तो मेरे जो फैक्टर बन रहा है वो NLP बन रहा है, इधर भी N0P बन रहा है। सही है। दोनों केस में हम ये शो करना चाह रहे हैं कि मैं अपनी फोर्स P को कितना इंक्रीज कर सकता हूं जब तक, सेकंड केस में हम ये कह रहे हैं कितना इंक्रीज कर सकता हूं जब तक मेरा बोल्ट प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं हो। थर्ड केस में हम ये कह रहे हैं कि मैं एक्सटर्नल लोड को कितना इंक्रीज कर सकता हूं जब तक जॉइंट सेपरेट नहीं हो। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं, तीनों बहुत जरूरी है, हमें तीनों निकाल के देखने पड़ते हैं हर दफा, हम लोग किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनमें कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क मी, वरना मैं आगे मूव करता हूँ। राइट। अभी तक हमने कहीं पे ये बात नहीं की कि प्रीलोड एक्चुअली होना कितना चाहिए। हमने ये तो बात की है कि अगर मुझे एक सर्टेन प्रीलोड चाहिए तो हम कितना टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने ना कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो 2 मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन को यूज करते हुए आपकी बुक ने रेकमेंडेड वैल्यूज ऑफ प्रीलोड बताई हुई है कि अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ से, ये मेरी प्रूफ स्ट्रेंथ है, ठीक है, अगर मैं अपनी प्रूफ स्ट्रेंथ को टेंसाइल एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फोर्स निकल के आती है, दिस इज कॉल्ड द प्रूफ लोड, ठीक है। राइट। तो प्रूफ लोड का कितना फैक्टर मैं अप्लाई कर सकता हूं एज अ प्री लोड, ये बात हो रही है। और हम 2 केसेस की बात कर रहे हैं।
एक केस हमारा ये है कि जब मैं अपने बोर्ड्स को दोबारा रीयूज करना चाह रहा हूँ, और एक केस वो है जब मैं अपने बोर्ड्स को डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, परमानेंट ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब बोर्ड सेपरेट होगा तो बस मैं उसको फिर थ्रो कर दूंगा, नया बोर्ड चूज करूंगा। तो दोनों केस में हम प्री लोड की कोई फैक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम द प्रूफ लोड। प्रूफ लोड आप प्रूफ स्ट्रेंथ से कैलकुलेट करते हैं और उसका 75% एज अ प्री लोड अप्लाई करते हैं अगर आप नॉन परमानेंट ज्वाइंट चाह रहे हैं, यानी बोर्ड को रीयूज करना चाह रहे हैं, और उसका 90% यूज करते हैं एज अ प्री लोड जब आप परमानेंट ज्वाइंट चाह रहे हैं, यानी आपके बोर्ड्स वन यूज के लिए हैं। ज्यादा प्री लोड इज एक्चुअली गुड फॉर अस, बिकॉज ज्यादा प्री लोड का मतलब यह है कि ज्वाइंट्स को सेपरेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फैक्टर जो ज्वाइंट सेपरेशन फैक्टर है ये एफ आई का फंक्शन है ना। अगर एफ आई इंक्रीज होगा तो आपका ये वाला फैक्टर एक्चुअली बढ़ जाएगा, आपका ज्वाइंट ज्यादा लोड, ज्यादा एक्सटर्नल लोड के ऊपर ओपन होगा। सही है। हमारे पास जो टेबल्स अवेलेबल है ना मटेरियल के वो सारे स्टील के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हमें कोई ऐसा बोल्ट मिल जाता है जो कि स्टील का नहीं है, उसका हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं प्रूफ स्ट्रेंथ को एज 85% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ आप इंटरनेट से सर्च कर लें और उसकी प्रूफ स्ट्रेंथ को 0.85 से मल्टीप्लाई करके निकाल लें। सही। ये तो सिर्फ हमने रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ प्री लोड की बात की है। यहाँ हमारा जो फाइनल इस वक्त पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इस टॉपिक में, वो एक न्यूमेरिकल है जिसमें हम चेक करेंगे कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टीज एक्चुअली यूज कैसे होते हैं और हाउ कैन वी यूज दिस टू एक्चुअली डिजाइन अ जॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें स्टेट ये कर रहा है कि आपके पास एक बोल्ट है, ठीक, उसका मेजर डायमीटर 5/8 इंचेस है, 11 थ्रेड्स पर इंचेस है, उसकी लेंथ इज 2.25 इंचेस। तो हमें डी भी पता है, पी भी पता है, एल भी पता है। सही। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पहले आप के बी निकालें, के एम निकालें और सी जो आपका स्टिफनेस कांस्टेंट है वो निकालें। इस पार्ट को हम अभी नहीं करेंगे बिकॉज ये पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं। वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन पार्ट बी एंड सी जो कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वी आर फोकसिंग ऑन टू केसेस बी एंड सी। आपके पास एन बोल्ट सिस्टम के ऊपर लगे हुए, एक बोल्ट ही है, मल्टीपल बोल्ट्स हैं, और एक्सटर्नल लोड इज 36 किलो पाउंड्स। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स वी नीड। अगर मैं लोड फैक्टर को, जो मेरा सेकंड वाला फैक्टर था, वो 2 रखना चाह रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे बोल्ट्स जो है वो रीयूज भी हो सके, तो मेरा रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ प्री लोड में निकाल सकता हूँ यूजिंग द केस जब मेरा रीयूज करना है मैंने बोल्ट्स को, यानी मैं 0.75 टाइम्स द प्रूफ लोड यूज करूंगा। तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो भी मेरे नंबर ऑफ बोल्ट्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, उससे मैं अपने सारे फैक्टर्स को दोबारा कैलकुलेट कर लूँ। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सही है, क्वेश्चन तो समझने में कोई मसला तो नहीं है। ओके, तो पहली चीज, जो पहला पार्ट है ना, पार्ट ए मैंने पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। आई एम गोइंग टू जस्ट स्किम थ्रू इट, बट ये काम आप अभी असाइनमेंट में भी कर रहे हैं, सो मैं इस पर इतना फोकस नहीं कर रहा। कुछ चीजें एग्जाम्पल के अंदर नहीं लिखी हुई थी तो मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, जितने फॉर्मूला रिक्वायर्ड थे सारे यहाँ पे लिखे हुए। ऑल्दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे लेंथ मेंशन कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज द डायमीटर, दिस इज द थ्रेड्स पर इंच, दिस इज द लेंथ, बट उन्होंने हमें एक्चुअली यहाँ पे लेंथ निकाल के दी हुई है कि लेंथ निकलेगी कैसे। तो लेंथ इज द ग्रिप लेंथ प्लस द नट हाइट, वो निकालनी पड़ती है। उससे आप, उसके बाद आपको थ्रेडेड लेंथ निकालनी पड़ती है, उसके बाद आपको अनथ्रेडेड लेंथ निकालनी पड़ती है, और अनथ्रेडेड लेंथ से आपको ग्रिप के अंदर की थ्रेडेड लेंथ निकालनी पड़ती है। ठीक है, आपको फॉर्मूला के अंदर एल डी और एल टी चाहिए होता है के बी के फॉर्मूला के अंदर, तो एल डी और एल टी निकालना होता है, ए टी और ए डी भी निकालना होता है। ए डी इज सिंपली पाई डी स्क्वायर बाय 4, जो भी मेजर डायमीटर पाई डी स्क्वायर बाय 4 इज ए डी, और एटी आपको टेबल से डायरेक्टली मिल जाता है। तो अपने बोल्ट के जो स्टैंडर्ड्स का टेबल है उसमें जाएं, अपने डायमीटर और पिच के अगेंस्ट यू कैन सर्च फॉर एटी, और एटी वहां से आ जाएगा, तो हम के बी डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्म। इस केस में उन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपके जो मटेरियल है, जो हम मेंबर्स को क्लैम्प कर रहे हैं, ये सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो के एम के हमने मल्टीपल फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसमें एक फॉर्मूला था जो कि उस चीज पे वैलिड था जब आपके पास मेंबर्स सेम मटेरियल के। तो अगर आपके मेंबर्स सेम मटेरियल के हैं तो आप वाला फॉर्मूला यूज कर लें। ठीक है, कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन का ई उन्होंने यूज कर लिया,
KM का फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको ग्रिप लेंथ पता होनी चाहिए, ग्रिप लेंथ हम पीछे निकाल चुके हैं KB के लिए। मेजर डायमीटर में पता है, E हम टेबल से चेक कर लेंगे, A-24 से हम KM निकाल सकते हैं। हमें जब KM पता चल गया तो वी कैन फाइंड आउट, आपके पास एक और फॉर्मूला भी था जब हम FEA वाले रिजल्ट से भी जो है वो A और B फैक्टर्स को, जो हमारी कर्व फिटिंग वाला मॉडल था, उससे भी आप KM निकाल सकते हैं। ठीक है, बोथ मेथड्स आर अवेलेबल। वंस यू नो KB एंड KM यू कैन कैलकुलेट C, और C निकालने के बाद हम एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट कि हमारा प्री लोड कितना होगा। तो हमारा प्री लोड का जो फॉर्मूला है, प्री लोड के फॉर्मूले में हम ये चेक करना है कि हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी स्ट्रेंथ एक्चुअली है कितनी मेरे बोल्ट की। तो मैंने अपने बोल्ट के ग्रेड के लिए जो मैं क्वेश्चन में स्टेटेड था, टेबल, मटेरियल के टेबल पे गया, वहां से मैंने प्रूफ स्ट्रेंथ चेक कर ली। प्रूफ स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 80 बिकम्स योर प्रूफ लोड, और प्रूफ लोड को मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज आई वांट टू रीयूज माय फास्टनर, जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटेड था। तो मेरा FI निकल के आ गया as 14.4 किलो पाउंड। ठीक है, ये SP मैंने ग्रेड से निकाला, 80 बोल्ट के लिए डिफाइंड है इन द टेबल। कौन सा फैक्टर यूज होगा, डिपेंड्स कि आप बोल्ट को परमानेंट रखना चाह रहे हैं, यानी रीयूज करना चाह रहे हैं कि नहीं यूज करना चाह रहे। तो हम रीयूज करना चाह रहे हैं तो हमने 0.75 रख दिया, तो हमारे पास प्री लोड आ गया 14.4। ठीक है, अब उन्होंने हमें इस क्वेश्चन में ये स्टेट किया हुआ है कि आपका लोड फैक्टर जो है ना, लोड फैक्टर हेयर इज 2। तो द क्वेश्चन सेज कि दिस फैक्टर इज एक्चुअली 2। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला लिख दिया। इसमें हमें प्रूफ स्ट्रेंथ पता है, 80 भी पता है, FI भी पता है, C भी पता है। P हमें चेक करना है कि एक बोल्ट के ऊपर कितना होगा। तो हमें पता है कि टोटल इज 36, so we can divide it by the number of volts to calculate the force P on a single volt। ठीक है, तो सिंगल बोल्ट के ऊपर जो फोर्स होगी वो टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वोल्ट्स। सही है, इस केस में हम NL नहीं निकालना चाह रहे, NL हमें पता है, हम निकालना चाह रहे हैं नंबर ऑफ वोल्ट्स। सिंस वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द नंबर ऑफ वोल्ट्स, वी नीड टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं टू कैलकुलेट कैपिटल N। और कैपिटल N के लिए हमने सबसे रीअरेंजमेंट की थी और कुछ भी नहीं किया। रीअरेंजमेंट की तो हमारे पास N निकल के आ गया 5.52। जाहिर है 5.52 वोल्ट्स आप यूज नहीं कर सकते, तो वी आर गोइंग टू राउंड इट अप टू 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स के लिए अगर हम 6 वोल्ट्स यूज करेंगे तो हमारा NL एक्चुअली अपने 2 से थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, बिकॉज 2 के लिए आपको 5.52 वोल्ट्स रिक्वायर्ड थे। तो 6 वोल्ट के साथ आपका लोड फैक्टर एक्चुअली 2 से बड़ा आएगा। सही है, फाइनली क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, तो जरा बाकी जो भी आपके फैक्टर्स हैं आपकी एक्चुअल कंडीशन के लिए वो निकाल दें। हमें इस फॉर्मूला के इन सिस्टम के अंदर सब कुछ पता है, हमें C भी पता है, हमें टोटल लोड पता है और नंबर ऑफ वोल्ट भी पता है। तो हम एक सिंगल बोल्ट के ऊपर लोड निकाल सकते हैं 36 डिवाइड बाय 6। हमें स्ट्रेंथ पता है, हमें 80 पता है, हमें प्री लोड पता है, हमें C पता है, हमें P पता है, वी नो एवरीथिंग। वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई and solve these three equations and we can calculate our actual loads on the system. So actual load factor जो आ रहा है that is 2.18, yielding factor जो आ रहा है that is 1.16, और joint separation factor जो आ रहा है that is 3.8। सही, तो this is it basically। क्वेश्चन मैं आप लोगों से लेना चाह रहा हूँ, मैं काम खत्म हो गया, बट 1 मिनट से कम का टाइम है, तो 1-2 मिनट के लिए हम रीजॉइन कर लेते हैं। अटेंडेंस जो आपने यहाँ पे लिख दी है विल काउंट दैट, प्लीज रीजॉइन सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं लिखी तो अगले में भी लिखते हैं। समी बेटा रीजॉइन कर लेते हैं एंड देन वी कैन आंसर योर क्वेश्चन। तो अब किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले। कोई क्वेश्चन है बेटा? समी आप कुछ पूछ रहे थे? जी सुफियान। यस सर, वो गलती से दब गया था सर। ओके ओके सर, तो सुफियान आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, मैं सिर्फ अटेंडेंस का पूछ रहा था, वो आपने मार्क कर लिया या अभी लिखनी है? नहीं, अगर आपने पहले सेशन में लिख लिया तो बस ठीक है, मैं उधर से उठा लूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ गई है?
तो बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज है, बस इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा, तीनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है। पहला वाला ये शो कर रहा है कि मेरा एक्सटर्नल लोड एक्चुअली कितना इंक्रीज हो सकता है बिफोर माय बोल्ट स्टार्ट्स टू गो इनटू प्लास्टिसिटी। तो मेरा एक्सटर्नल लोड अभी 2.18 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है अंटिल आई रीच प्लास्टिसिटी इन माय बोल्ट्स। सेकंड फैक्टर ये कह रहा है कि मेरा टोटल स्ट्रेस कितना बढ़ सकता है अंटिल आई रीच प्लास्टिसिटी, ठीक है। और तीसरा वाला ये शो कर रहा है कि मेरा एक्सटर्नल लोड कितना इंक्रीज कर सकता है अंटिल माय जॉइंट सेपरेट्स, और ये कैटास्ट्रोफिक फेलियर होता है। अगर ये रीच हो गया इसका मतलब है कि आपका जॉइंट ब्रेक हो गया, तो आपका सिस्टम फेल्स, योर सिस्टम ब्रेक्स अपार्ट, तो दिस इज अ कैटास्ट्रोफिक फेलियर। दिस जस्ट मींस कि आपका सिस्टम कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज गुड कि ये फैक्टर बड़ा आ रहा है, 3.8 इज अ गुड फैक्टर, बिकॉज दिस मींस कि अभी 3.8 टाइम्स मोर लोड आपका सिस्टम बेयर कर सकता है बिफोर इट कंप्लीटली फेल्स। जाहिर है इफ वी इंक्रीज इट बाय दिस मच अमाउंट अगर एक्सटर्नल लोड का, तो आपका बोल्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है। बट वी स्टिल हैव अ चांस कि आपका बोल्ट फेल नहीं होगा। बोल्ट फेल तब होता है जब टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ से ऊपर चले जाए तो फ्रैक्चर हो जाता है बोल्ट, ठीक है ना। तो वो अगर नहीं हो रहा तो यू आर स्टिल इन अ सेफ जोन एज फार एज फेलियर, कैटास्ट्रोफिक फेलियर इज कंसर्न्ड, बिकॉज अगर बोल्ट फ्रैक्चर हो गया तो कैटास्ट्रोफिक फेलियर है, सही है। तो इस चीज को प्लीज देख लें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी, अदरवाइज वी आर डन। जी सर क्विज में यहाँ तक आएगा ये? जी बेटा यहाँ तक आएगा। ये और सर असाइनमेंट में आपने तो मेरे ख्याल से एक टॉपिक कम दिया यार, तो ये टॉपिक शामिल नहीं है असाइनमेंट में अभी। ये आखिरी वाला टॉपिक की हमने के फैक्टर्स तो निकाले में, बट हमने टॉर्क नहीं निकाला हुआ और हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं निकाले हुए, ठीक है। बट उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड होगा या एमसीक्यू बेस्ड होगा? और देखो बेटा सब न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा और थ्योरी नहीं होगी, सही, ठीक है। थ्योरी नहीं है, सही है, ओके। थ्योरी नहीं होगी, सही है। थैंक यू तो सर। फ्राइडे को इंशाल्लाह, सही है। उसके लिए मैं एलएमएस पे अनाउंसमेंट कर दूंगा टाइमिंग वगैरह की, ठीक हो गया। तो लेट्स एंड इट हियर। आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है अभी इमीडिएटली? नहीं सर, अभी नहीं है कोई क्लास। नो सर। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर आप लोगों को आंसर कर देता हूँ, अदरवाइज वी कैन एंड इट हियर क्योंकि टाइम अप हो गया। तो क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स एंड इट। अगर अटेंडेंस सबने लिख दी है तो लेट्स स्टॉप हियर एंड वी कैन मीट इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। उससे पहले क्विज आप लोगों का है, असाइनमेंट आप लोगों की आज रात तक ड्यू है, ठीक है। तो वो प्लीज सबमिट कर दीजिएगा एंड दैट्स इट, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।